नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको जैसे कि बता दूं कि कल मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 10 कक्षा 10 के पाठ 2 के धातु और धातु के दूसरा भाग मैंने बताया था। आज मैं आपको भाग 3 की चर्चा करूंगा और चैप्टर को क्लोज करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और पूरा वीडियो आप देखिए जिससे आपको काफ़ी नॉलेजफुल और हेल्पफुल है ये, तो आपको अच्छा से और बढ़िया से समझ में आए। थैंक यू। आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कल धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, अयस्क के बारे में चर्चा किया, खनिज के बारे में किया। अब अयस्क का हम निष्कर्षण कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें चरण है अयस्क से धातु को प्राप्त करना। तो अयस्क से धातु को प्राप्त करने के 3 चरण होते हैं। चरण 1 में अयस्कों का समृद्धिकरण, चरण 2 में धातुओं का निष्कर्षण, चरण 3 में धातुओं का परिष्करण। धातु को परिष्करण करने के बाद हमको क्या होती है, धातु प्राप्त हो जाती है और ये शुद्ध धातु होती है। तो ये 3 चरणों में प्रयोग होती है धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। तो हम आइए जानते हैं कि इससे संबंधित कुछ परिभाषा होती है, कुछ डिफिनीशन होती है, उन परिभाषाओं के बारे में जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। पहला है गैंग। जो अयस्क होते हैं, अयस्क में मिट्टी, कंकड़, रेत के रेत की अशुद्धि या छोटे टुकड़े मिले होते हैं, छोटे टुकड़े मिले होते हैं, उन्हें गैंग कहते हैं, ठीक है। ये अयस्क में मिट्टी, कंकड़, रेत के छोटे टुकड़े अशुद्धि मिली होती है, उसे गैंग कहते हैं। गैंग के बारे में है, ठीक है। इसके बाद है भर्जन, जो लगभग एग्जाम में हर साल लगभग रिपीटेड प्रश्न है, डिफिनीशन है, ये हर साल लगभग रिपीट होती रहती है। तो भर्जन क्या होता है, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और वह धातु ऑक्साइड में बदल जाती है। जैसे कि हम कोई जिंक सल्फाइड ले लिए, सल्फाइड अयस्क, इसको हम वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो ये जिंक ऑक्साइड, यही क्या है, धातु ऑक्साइड है, जिसमें ये परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, और हमें यहीं से शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसके बाद ये भर्जन हो गया। इसके बाद हम जानते हैं निस्तापन के बारे में, पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं निस्तापन के बारे में। निस्तापन प्रक्रिया क्या होती है, निस्तापन। तो निस्तापन प्रक्रिया में हम कार्बोनेट अयस्क को अलग करते हैं, ठीक है। जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह धातु ऑक्साइड में बदल जाती है, धातु ऑक्साइड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह धातु ऑक्साइड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे हम कोई लेते हैं, इसका एग्जांपल ZnCO3, जिंक कार्बोनेट है, इसको हम वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में और कार्बोनेट में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इससे, और ये धातु ऑक्साइड में बदल जाती है, जिसे जिंक ऑक्साइड कहते हैं। इस प्रकार ये भी क्या करते हैं, पदार्थों को शुद्ध कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, निस्तापन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये निस्तापन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद एक अगला और परिभाषा है जिसे हम कहते हैं अपचयन। यहाँ पे अपचयन भी है, हम धातुओं का क्या करते हैं, अंत में अपचयन करते हैं, ठीक है। तो आ जाता है अपचयन प्रक्रम क्या है, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है।
इसी जो धातु ऑक्साइड को, जो अंत में धातु ऑक्साइड बन रही है, इस धातु ऑक्साइड को, इस धातु ऑक्साइड से कार्बन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त करना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपचयन के बारे में। ठीक है, आपने अपचयन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम जानते हैं किसके बारे में, कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से बचने के क्या उपाय होते हैं। आइए हम जानते हैं संक्षारण क्या होता है और संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो पहली चीज हम पढ़ेंगे धातु का परिष्करण। उसके पहले धातु का परिष्करण कैसे करते हैं, धातु का शोधन कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर की स्याही खत्म हो गई है। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए कौन सी विधि है हमारी किताब में, विद्युत अपघटनी विधि है। विद्युत अपघटनी विधि है। इसमें क्या होता है, एक टैंक होती है, इस टैंक में एक विलयन भरा होता है और दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इनको बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है आपस में। ठीक है, ये बड़ा है प्लस है, इधर माइनस, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। ये वाला टर्म क्या कहलाता है, ये कैथोड कहलाता है और ये कहलाता है एनोड कहलाता है। ठीक है, इसमें जो जिंक विलयन होता है ये ZnSO4 का होता है, जिंक सल्फेट का होता है। और यहाँ पे कुछ अपद्रव्य जो है आके बचता है, जिसको अपघट्ट बोलते हैं या अशुद्धि बोलते हैं या एनोड पंक बोलते हैं इस अपघट्ट को। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी को जोड़ते हैं तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जो शुद्ध पदार्थ होता है, जो शुद्ध कॉपर होता है, शुद्ध कॉपर, ये कैथोड पर आकर इकट्ठा होता है और जो अशुद्ध होता है ये एनोड पर होता है। और जो और अशुद्धियां मिली होती हैं वो नीचे आकर के अपघट्ट के रूप में बैठ जाती हैं इस विलयन से, जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, बैटरी को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें मिलता क्या है, एनोड पर क्या मिलता है, एनोड पर अशुद्ध कॉपर मिलता है और कैथोड पर क्या मिलता है, शुद्ध कॉपर मिलता है, शुद्ध Cu मिलता है। और जो इसमें अपघट्ट है, जो इसमें विलयन है, किसका विलयन हम लेते हैं, विलयन लिए थे कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का और H2SO4 का तन विलयन लिए थे, सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट और इसमें H2SO4 था। ठीक है, जिंक नहीं था, ये कॉपर सल्फेट था, CuSO4। तो यहाँ पे Cu प्लस आकर के इकट्ठा हो जाता है शुद्ध जो कॉपर थी। ठीक है, इस एनोड कैथोड पर। तो ये हो गया विद्युत अपघटनी विधि के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। इसके बाद हम जानेंगे संक्षारण क्या होता है। तो क्या होता है, हमने बताया संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोजन, इसको बोलते हैं संक्षारण को रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग। तो क्या होता है, जब नमी, वायु या आर्द्रता के संपर्क में आने पर धातु अपचयित होकर धातु O2 से, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को, उसे संक्षारण कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं क्या होता है, जब हम खुले में किसी चीज को रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है। गांव में मूर्छा बोलते हैं, मूर्छा लग गई, जंग लग जाती है और पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होता है, भारी होने लगता है। ठीक है, तो उस विधि, उसको क्या कहते हैं, नष्ट होने को संक्षारण कहते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक है, तो जैसे हम बताऊं, चांदी होती है, चांदी जब संक्षारित होती है तो वो काले रंग की होने लगती है। तांबा जो होता है, तांबा जब संक्षारित होता है तो ये हरे रंग का होने लगता है। लोहा होता है, आयरन,
जब ये संक्षारित होता है तो ये भूरे रंग का होने लगता है, ठीक है। तो ये पदार्थ होते हैं जो खुले में, ये कैसे संक्षारित होते हैं, जब हम इनको खुले में रख देते हैं, ठीक है, खुले में रखते हैं। अब इनको संक्षारण से, इन पदार्थों को हम बचाएंगे कैसे, तो संक्षारण से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं जो हम करते हैं। आइए हम उनके बारे में जानकारी रखते हैं, क्या ऐसे कौन कौन से उपाय हैं। तो संक्षारण से बचाव, तो कैसे बचाएंगे संक्षारण से बचाव के लिए, बहुत सारी विधियां हैं। तो उसमें सबसे पहली विधियां हैं ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस या तेल लगाकर हम क्या करते हैं, उस वस्तु पे जो संक्षारित हो जाए ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, तो डायरेक्ट वो वायु के संपर्क में नहीं आती और संक्षारित नहीं होती। दूसरा, इसमें विधि है हम पेंट करके भी क्या करते हैं, वस्तु को संक्षारित होने से बचा लेते हैं। तीसरा, यसद लेपन में क्या करते हैं, हम जस्ट कुछ एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा देते हैं और उस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, धातु जल्दी संक्षारित नहीं होती। चौथी प्रक्रिया है इसमें मिश्र धातु बनाकर, ठीक है। तो ये संक्षारण से, और दूसरी चीज खुले में ना रखकर, तो ये प्रक्रिया है जिससे हम क्या करते हैं, संक्षारण से वस्तुओं को बचा सकते हैं, ठीक है, आसानी से बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा आज के समय में पेंट का उपयोग किया जाता है, ग्रीस या तेल भी लगा सकते हैं। ये सब लेपन की सारी विधियां हैं जिनसे हम उपयोग करते हैं, ठीक है। धातुरोध, हाँ, और एक है धातुरोधी बर्तन में रख सकते हैं, धातुरोधी बर्तन में रखकर, ठीक है। तो ये संक्षारण से बचने के कुछ उपाय हैं। और हम आइए जानते हैं इसके बाद मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, और कुछ मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। मिश्र धातु, इंग्लिश में इसे एलॉय बोलते हैं, एलॉय। तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में, जब दो या दो से अधिक धातुओं को या अधातु भी हो सकती है, अधातुओं को मिलाकर धातु बनाई जाती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जब धातु को दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो एक मिश्र धातु बनती है। और मिश्र धातु क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, उसका संक्षारण नहीं होता, ठीक है। तो इसका आज के समय बहुत यूज हो रहा है मिश्र धातु का, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बता दूं, इस्पात होता है जिसको आप क्या कहते हैं, इस्पात को स्टील कहते हैं। तो ये किससे मिलकर के बनाई जाती है, इसे जो है लोहे को हम मिला देते हैं निकिल से, और हम मिला देते हैं क्रोमियम से, तीनों को मिला देते हैं तो इस्पात या स्टील बनता है। इसके बाद है पीतल क्या होता है, पीतल हम क्या करते हैं, कॉपर में हम जिंक मिला देते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। उसके बाद है कांसा किससे बनता है, कांसा कॉपर में हम क्या करते हैं, कॉपर हमारे पास है और उसमें हम क्या मिला देते हैं, टिन मिला देते हैं, कॉपर में टिन। तब है तांबे में हम टिन मिला देते हैं तो कांसे का निर्माण होता है। इसके बाद है सोल्डर जो है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लवम हमारे पास है, शीशा है, शीशे में हम क्या करते हैं, टिन मिला देते हैं, तब जो है सोल्डर का निर्माण होता है। ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु है, ठीक है। इसके बाद एक अमलगम के बारे में जिक्र होता है। अमलगम क्या है, अमलगम होता है ये मिश्रण है किसका, पारे का और अन्य तत्व का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, अमलगम में पारे को हम अन्य किसी तत्व से मिलाते हैं, तत्व से, तो वो पारद का निर्माण होता है, तो एक प्रकार से वो अमलगम होता है, उसे अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर के बारे में था, शॉर्ट नोट्स ही हमने आसानी से आपको थोड़े में समझा दिया है। और आपको ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए तो आप हमारे पास मैसेज करके, व्हाट्सअप करके पीडीएफ जो है हमें मंगा सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पूरी आपको उसमें जानकारी रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।